गई। तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे अपन, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां पर स्थित होती है, कितनी बड़ी होती है, कौन सा इससे हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के शरीर में क्या क्या काम होते हैं, अगर उस हार्मोन की मात्रा अधिक हो गई तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर उस हार्मोन की मात्रा कम हो गई तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बात पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत आएंगी। तो हमें बता दीजिए कि ये ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, ये ग्रंथि मस्तिष्क के पश्च भाग में, अधर में, मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है इधर, और नीचे पाई जाती है अधर तल में। मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है, अधर तल में होती है। अगर कैसा होता है, ये ग्रंथि मटर, जितना बड़ा मटर का दाना होता है उस मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। मटर का दाना तो मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। पीयूष जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक नहीं, 13 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। 13 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, आगे जब क्लास में हो गया तो 13 हार्मोन के अलग अलग नाम आएंगे, उनके अलग अलग काम आएंगे। यहाँ पर अपन बताएंगे कि इन 13 प्रकार के हार्मोन का जो सामूहिक नाम होता है, हार्मोन का जो समूह नाम होता है वो होता है पिट्यूटराइन हार्मोन। तो अपन बता देंगे कि पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है।
क्या करती है? ये ग्रंथि शरीर में पाए जाने वाले अन्य जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, सारी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है। इन सारी की सारी ग्रंथियों के कार्यों पर यह ग्रंथि नियंत्रण करती है। इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि वो इस ग्रंथि को, क्योंकि ग्रंथि शरीर में जो भी ग्रंथियां पाई तो सारी ग्रंथियों के कार्यों पर यह नियंत्रण करती है। ठीक है। इस ग्रंथि का जो मुख्य काम होता है, जो मेन इस ग्रंथि का काम होता है, वो क्या होता है? क्या काम होता है? इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि पर नियंत्रण करना होता है। शरीर की वृद्धि पर यह ग्रंथि नियंत्रण करती है। कैसे? अब अपन बता देंगे। इसका मुख्य जो काम होता है वो शारीरिक वृद्धि पर नियंत्रण करना होता है। अब अपन बता देंगे कि यदि ये ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि क्या होगी? तेज होगी। ये तो मतलब होगा, क्योंकि शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करती है ये। तो ये ग्रंथि जब ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि है वो तीव्र गति से होगी और व्यक्ति की लंबाई लगभग 2 से लेकर 2.5 मीटर तक हो जाती है। ज्यादा सक्रिय हो जाएगी तो शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होगी। जब शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होगी तो व्यक्ति की लंबाई लगभग 2 से लेकर 2.5 मीटर तक हो जाती है और व्यक्ति देखने में कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देगा? दानवाकार दिखाई देगा। दानव के समान दिखाई देगा, काफी लंबा हो जाएगा 2 से 2.5 मीटर का। तो दानव के आकार का दिखाई देगा। अगर ये ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है, कम सक्रिय होगी तो शारीरिक वृद्धि है वो मंद गति से होगी। जब शारीरिक वृद्धि मंद गति से होगी तो व्यक्ति की लंबाई है वो लगभग 2 से 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट के मध्य रह जाते हैं। 2 से 2.5 फीट का हो जाता है और व्यक्ति देखने में कैसा दिखाई देता है? बौना दिखाई देता है। यह तो इस ग्रंथि की संरचना होती है। यह ग्रंथि है मस्तिष्क के पिछले भाग में अधरतल में स्थित होती है। मटर के दाने के आकार की होती है। इस ग्रंथि से 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको सामूहिक रूप से पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथि शरीर में तो पूरी शब्द में कैसे बताएंगे? यह ग्रंथि मस्तिष्क के पश्च भाग में अधरतल में स्थित होती है। मटर के दाने के आकार की होती है। इस ग्रंथि से 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको सामूहिक रूप से पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथि शरीर में पाई जाने वाली अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। इन्हें मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि पर नियंत्रण करना होता है। जब यह ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि वो तीव्र गति से होती है तथा व्यक्ति की लंबाई वो 2 से 2.5 मीटर तक हो जाती है। जब यह ग्रंथि कम सक्रिय होती है तो शारीरिक वृद्धि है वो मंद गति से होती है और व्यक्ति की लंबाई 2 से 2.5 फीट के मध्य ही रह जाती है। यह तो आपकी पीयूष ग्रंथि है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा जो इसमें से ही है। यह प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते क्यों? क्यों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो जवाब प्रश्न में आ गया था, अपन बता दिए क्योंकि पीयूष ग्रंथि शरीर में पाई जाने वाली अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अपने 13 प्रकार के जो हार्मोन थे, उन 13 प्रकार के हार्मोन का सामूहिक नाम पिट्यूटराइन हार्मोन रखा था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम लगेगा। पीयूष ग्रंथि का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे तो अपन देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सभी ग्रंथियों के कार्य में नियंत्रण करती है, तो इसके 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है एडिनो, एक भाग का नाम होता है, 2 पिंड होते हैं, इसके 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक का नाम होता है एडिनो हाइपो, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एक को बोलते हैं ये 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस भाग, एक का नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग। ये जो भाग होता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस भाग, इससे तो हार्मोन निकलता है वृद्धि कारक हार्मोन, इससे तो वृद्धि कारक हार्मोन जो शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। अब जो बात आई है, वो हार्मोन तो निकलते हैं इस भाग से, और ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग होता है, इस भाग से 2 मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं। और भी देखिए टोटल 13 होते हैं, लेकिन 13 में जो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं वो तो इससे निकलते हैं। इसके अलावा 2 हार्मोन और महत्वपूर्ण होते हैं जो शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये हार्मोन इससे निकलते हैं। एक का नाम होता है एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक का नाम होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये 2 मुख्य हार्मोन और निकलते हैं थायराइड पेशाब पे पीयूष ग्रंथि से। दोनों का शरीर में क्या काम होता है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो तो करता है आपको ये तो दुग्ध जो ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथि को उत्तेजित करता है। क्योंकि हार्मोन शब्द का जो हिंदी में अर्थ होता है, परिभाषा तो आपने लगा दी थी कि वे अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित रस को हार्मोन बोलते हैं। ये विशेष प्रकार रसायन होते हैं जो शरीर में होने वाली सभी प्रकार जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, अलग मात्रा में स्रावित होती है। परिभाषा आपने लिखी थी। इनका हिंदी की डिक्शनरी खोलेंगे अपन, हिंदी का जो शब्दकोश होता है इसको अगर खोलेंगे अपन, तो हार्मोन का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द है उत्तेजित करना, तो हार्मोन शब्द का जो हिंदी का अर्थ होता है, हिंदी के शब्दकोश में डिक्शनरी में क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है मैं उत्तेजित करता हूं। ये हिंदी में इसका मतलब होता है। हिंदी शब्द का जो अर्थ वो होता है मैं उत्तेजित करता हूं, ये इसका मतलब होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य जो काम होता है वो होता है दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करना। दुग्ध जो ग्रंथियां होती हैं उन दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिसके कारण दूध ग्रंथि से दूध की धारा प्रवाहित होती है। अगर यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा पीयूष ग्रंथि से, तो फिर दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध वो स्रावित नहीं होगा। तो दुग्ध को स्रावित करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन शरीर में बनना अति आवश्यक होता है। कुछ मात्राओं में देखा जाता है जब शिशु पैदा होता है तो शिशु पैदा होने के बाद भी कुछ मात्राओं की दुग्ध ग्रंथि से दूध का स्रावित नहीं होता है। उस समय यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो मां की दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध का स्राव नहीं होगा। दूसरा जो काम होता है, दूसरा जो हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का जो काम होता है वो होता है ये काम होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का। क्या? प्रसव के समय श्रोणि मेखला को लचला बनाना, ताकि प्रसव के समय माता को प्रसव पीड़ा कम हो सके। मां के जब शिशु पैदा होता है, शिशु पैदा होने का जब समय आ जाता है, उस समय पीयूष ग्रंथि सक्रिय होती है और सक्रिय होते ये वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। जैसे वेसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होगा, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन श्रोणि मेखला को लचला बना देगा। श्रोणि मेखला को लचला बनाने पर शिशु का जन्म वो आसानी से हो जाएगा। कुछ माताओं में क्या होता है, जब प्रसव में आता है तो वेसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। जब वेसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो क्या होता है, श्रोणि मेखला लचीली नहीं बनती है। श्रोणि मेखला जब लचीली नहीं बनेगी तो प्रसव के समय काफी पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव आसानी से नहीं होगा, शिशु का जन्म वो आसानी से नहीं होगा, काफी पीड़ा महसूस होगी। उस समय डॉक्टर क्या करता है, पहले तो कोशिश करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन की इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि शरीर में बंद रहना है, प्राकृतिक रूप से नहीं बन रहा है, तो कृत्रिम वेसोप्रेसिन हार्मोन के वो इंजेक्शन लगाता है ताकि श्रोणि मेखला लचीली हो सके और प्रसव पीड़ा कम हो, शिशु का जन्म आसानी से हो सके। लेकिन जब वेसोप्रेसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने के बाद भी श्रोणि मेखला लचीली नहीं बनती है और शिशु का जन्म नहीं होता, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, शल्य क्रिया के द्वारा शिशु का जन्म करवाता है। तो ये दोनों हार्मोन इस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। अगली जो ग्रंथि आपकी उसको बोलते हैं एड्रीनल, या बोला जाता है उसको अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि, अधि छोटी क्वेश्चन पढ़ा होगा, अधिपाद बोलते हैं। पौधे के ऊपर जो पौधा होता है उसको अधिपाद बोला जाता है। तो ये भी अधिवृक्क इसका मतलब किसी न किसी के ऊपर पाई जाती है। तो एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि कहां पर पाई जाती है,
यहाँ पर पाई जाती है, ये वर्क होते हैं और ये होती है डीवरक ग्रंथि। तो कहां पर होती है? अपन बताइए कि ये ग्रंथि दोनों वर्कों के ऊपरी सिरों पर स्थित होती है। जो गुर्दे होते हैं, किडनी जिसको बोलते हैं या वर्क बोलते हैं, इसके ऊपर पाई जाती है ग्रंथियां। तो दोनों वर्कों के ऊपर पाई जाती है। ऊपर पाई जाने की वजह इसका नाम पड़ गया क्या? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। इनका जो आकार होता है वो या तो होता है गोलाकार, या तो गोलाकार होती है वो आकार में, या फिर होती है अंडाकार, या फिर होती है त्रिभुजाकार। तो अपन इसके आकार बता देंगे कि ग्रंथि गोलाकार, अंडाकार या त्रिभुजाकार होती है। हार्मोन कौन सा निकलता है इस ग्रंथि से? कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। नाम एड्रेनल है तो नाम से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का दूसरा जो नाम होता है दूसरा क्या नाम है इसका? करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये तो इसकी संरचना हो गई कि ये ग्रंथि दोनों वर्कों के ऊपरी सिरों पर स्थित होती है। आकार में गोलाकार, अंडाकार या त्रिभुजाकार होती है। इस ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। काम क्या होते हैं इस हार्मोन के? इस हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? पहला इसका काम होता है क्या काम होता है? रुधिर दाब को नियंत्रित करना। दूसरा इसका जो काम होता है संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना। ये दो इसके काम होते हैं, रुधिर दाब को नियंत्रित करना और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना। ये दो मुख्य काम होते हैं। ठीक है। जब कभी क्रोध आता है, या तो क्रोध के समय व्यक्ति को जब क्रोध आता है, या फिर जब ये दो स्थितियां, क्रोध के समय या फिर मानसिक तनाव के समय, या तो व्यक्ति को क्रोध आता है या फिर कोई मानसिक तनाव होता है, उस समय यह ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होती है। और यह ग्रंथि जो ज्यादा सक्रिय होगी तो एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा। जब भी यह हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो क्या होगा? रुधिर दाब बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, रुधिर दाब पर नियंत्रण करता है, रुधिर दाब बढ़ जाएगा। जब रुधिर दाब बढ़ जाएगा तो फिर हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, आंखों का रंग है वो लाल हो जाएगा और आंखों की जो पुतलियां हैं वो आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यानी आंखों की पुतलियों का आकार बड़ा हो जाएगा, आंखों का रंग वो लाल हो जाएगा, हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी और रुधिर दाब बढ़ जाएगा। जब यह ग्रंथि कम सक्रिय होगी तो क्या होगा? हृदय की धड़कन या हार्ट की धड़कन वो मंद
बढ़ जाएगी, क्योंकि रुधिर दाब वो मंद हो जाएगा, तो रुधिर दाब जब मंद होगा तो हार्ट की धड़कन क्या होगी, मंद हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम पूरी बात, ये ग्रंथि दोनों वर्गों के ऊपरी सिरों पर स्थित होती है, आकार में गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार होती है। इस ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन को क्रो या मोरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन का मुख्य काम होता है रुधिर दाब पर नियंत्रण करना और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना। क्रोध और मानसिक तनाव के समय ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होती है, जिसके कारण रुधिर दाब बढ़ जाता है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखों का रंग लाल हो जाता है और आंखों की पुतलियों का आकार बड़ा हो जाता है। जब यह ग्रंथि कम सक्रिय होती है तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो बात आपकी हो गई है। यहाँ पर रुधिर दाब की जो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने का मतलब होता है जब कोई भी संकट आ जाता है, सामने संकट आ जाता है, परीक्षा देने के लिए हॉल में जाती हो आप, तो एक बार घबराहट होती है कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा। उस समय क्या होता है, जब घबराहट होती है, व्यक्ति डर जाता है, उस समय क्या होगा, ये ग्रंथि सक्रिय होगी और ये ग्रंथि सक्रिय होगी तो ये हार्मोन स्रावित होगा और इस हार्मोन का मतलब होगा क्रो या मरो। भाई परीक्षा तो देनी है, पेपर हार्ड आएगा तो भी देनी पड़ेगी, पेपर सरल आएगा तो भी देनी पड़ेगी, आधे प्रश्न आएंगे तो भी परीक्षा देनी है, नहीं है तो भी देनी है। तो उस समय जो घबराहट होती है, डर होता है, उस समय यह हार्मोन उस स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। थोड़ी देर घबराहट रहती है, इसके बाद में जैसे पेपर पढ़ती शुरू हो जाती है, अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय यह ग्रंथि सक्रिय होगी, ये उसको परिस्थिति का जो सामना है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको तैयार कर देगी। रुधिर दाब का मतलब ये होता है कि धमनियों में रुधिर जिस दबाव से बहता है उसको रुधिर दाब कहते हैं। कितने दबाव से जा रहा है उसको रुधिर दाब कहा जाता है। एक सामान्य जो युवा मनुष्य होता है इसका रुधिर दाब 120 mm से 80 mm होता है, यानी उच्चतम 120 होता है, न्यूनतम 80 होता है। सीधा सा मतलब होता है पाइपों जो पानी किस दबाव से जा रहा है उसको रुधिर दाब बोला जाता है। तो हाईएस्ट प्रेशर जो हाई बीपी होती है वो तो सामान्य व्यक्ति की होती है 120 और 80। अगर 120 से ऊपर चल जाती है तो भी फिर धमनियों के फटने का खतरा बन जाता है। 180 से कम हो जाती है तो फिर रुधिर की चाल और धीरी हो जाती है और हार्ट तक रुधिर पहुंच नहीं पाता है।